नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भूगोल में द्वैतवाद या द्विभागीकरण। भूगोल में द्वैतवाद या द्विभागीकरण का क्या मतलब होता है, इसको हम समझेंगे। और इस पर जो भी अपन ने पहले थिंकर्स पढ़े थे, उनकी क्या क्या विचारधारा है, उन्होंने क्या विचार दिए और वो किस द्वैतवाद से संबंधित है या द्विभागीकरण से संबंधित है, किस प्रकार से, उसको आज हम अध्ययन करेंगे। तो द्वैतवाद और द्विभागीकरण दोनों ही शब्दों का अलग अलग मीनिंग है। इनको एक साथ जब हम पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से समझ पाएंगे। द्वैतवाद का मतलब होता है कोई विषय वस्तु है और उसका एक ही समय पर अध्ययन करना, और उसमें क्या होगा कि दो अलग अलग तरह के विचार प्रकट होंगे। जैसे भूगोल में हम पढ़ रहे हैं तो भूगोल में एक ही समय पर, इसमें समय के हिसाब से फिर एग्जाम्पल लेके देखेंगे। तो किसी ने कहा कि भूगोल है उसको प्राकृतिक रूप में अध्ययन करना चाहिए, उसका प्रादेशिक रूप में अध्ययन करना चाहिए, और किसी ने कहा कि उसको सामान्य मानकर एक जनरलाइज वे में अन्य जो सामाजिक विज्ञान है उसी की तरह अध्ययन करना चाहिए। तो एक विषय वस्तु हो गया भूगोल और उसमें दो तरह के विचार प्रकट होने लगे, तो इसको बोलते हैं द्वैतवाद। अब ये द्वैतवाद बढ़ता बढ़ता क्या हो गया कि इस सब्जेक्ट को समझाने के लिए और ज़्यादा इसको विस्तृत करने के लिए इसमें फिर क्या हुआ कि उसके दो अलग अलग पार्ट बन गए। कि कुछ जो वैज्ञानिक आए उन्होंने कहा कि नहीं, इसको हम प्रादेशिक भूगोल लेते हैं और उसका इसी तरह से इसका अध्ययन करेंगे। किसी ने कहा कि नहीं, हम भूगोल को एक सामान्य विवरणीय विज्ञान के रूप में देखेंगे। किसी ने यूनिकनेस को देखा तो किसी ने नोमोथेटिक अप्रोच को अपनाया। तो जो अपन ने पहले पढ़ लिया है जिन थिंकर्स को, उन्हीं की विचारधारा देखेंगे कि वो किस विचारधारा से संबंधित है और उन्होंने जो भूगोल का अध्ययन किया वो किस तकनीक को अपना कर किया, क्या उनकी मेथोडोलॉजी थी। तो देखते हैं भूगोल में द्वैतवाद या द्विभागीकरण। तो कोई भी विचारधारा होती है तो द्वैत को तो हमने समझ लिया कि डुअलिज्म होना, किसी भी विषय वस्तु को लेकर दो तरह के विचार होना, उसमें द्वैतवाद हो गया। और जब ये विचार है ये एक सैद्धांतिक रूप ले लेता है, एक विस्तृत रूप ले लेता है, तो उसको क्या बोल दिया, द्वैतवाद। मतलब एक सैद्धांतिक विचारधारा बन गई, विस्तृत हो गया वो बहुत ज़्यादा। प्रत्येक जो अध्ययन की जो दृष्टि थी उसमें उसका प्रभाव देखा गया, विचारधारा का रूप ले लिया, तो उसको बोला गया द्वैतवाद। और द्विभागीकरण भी बोलेंगे कि उसको अलग अलग दो भागों में बांट दिया, तो वो हो गया द्विभागीकरण। तो देखते हैं समय के हिसाब से ये द्वैतवाद या द्विभागीकरण है वो किस प्रकार से आगे बढ़ा, किस प्रकार से विकास किया इसने। तो सबसे पहले जब अपन ने इंडियन एनिशिएंट ज्योग्राफी पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि जो भारतीय जितने भी थिंकर्स थे, दार्शनिक थे, उन्होंने भूगोल का अध्ययन किया था। वो एक तो नक्षत्र विज्ञान या एस्ट्रोनॉमी जिसको बोल सकते हैं उस हिसाब से किया था उन्होंने, और कुछ ने प्रादेशिक आधार पर किया था। तो उसमें हमने वराह, मिहिर, आर्यभट्टा उनको पढ़ा था। तो इस प्रकार से उन्होंने एक प्रत्यक्ष ऐसे तो नहीं बोला कि ये प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं या हम जो सामाजिक भूगोल है या सामान्य भूगोल की दृष्टि से अध्ययन कर रहे हैं, पर फिर भी उनके जो विचार थे उसमें एक स्पेशलाइजेशन था कि हाँ ये नक्षत्र विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे भूगोल नाम नहीं लिया था। तो अपने जो अध्ययन था, उनका दृष्टिकोण था, उसमें कहीं ना कहीं द्वैतवाद की झलक थी। तो इसी प्रकार से स्ट्रैबो और टोलेमी को पढ़ा। तो स्ट्रैबो ने भूगोल में क्षेत्रवर्णी विज्ञान जो है, क्षेत्रवर्णी जो निबंध थे उनका इन्होंने नींव डाली थी स्ट्रैबो ने। तो इसको क्षेत्र विज्ञान जो कोरोलॉजी जो साइंस है उसका पिता भी कहा जाता है। तो ये क्या था, प्रादेशिक भूगोल लेता था। और जो टोलेमी जो है उसने क्या किया था, मैपिंग में टोलेमी का ज़्यादा वर्क था, मानचित्रकार था ये। तो इन्होंने अल्माजिस्टा बुक लिखी थी, ज्योग्राफिया सिंटेक्सिस लिखी थी। तो ये क्या था, नक्षत्र से रिलेटेड इनका वर्क था, एस्ट्रोनॉमी में इनका वर्क था। तो जो टोलेमी है उनका जो कार्य है उसमें जो सामान्य भूगोल है, भूगोल एक पूरा विश्व है उसको एक जनरलाइज वे में प्रस्तुत करने की जो अप्रोच है वो दिखाई देती है। तो स्ट्रैबो और टोलेमी के टाइम से ही भूगोल में जो द्वैतवाद है उसका कहीं ना कहीं पुट आ रहा था। तो इसका मतलब ये है कि भूगोलवेता जो है वो शुरू से ही जो अपना वर्क कर रहे थे उसको एक किसी न किसी एक विचारधारा से संबंधित पर्टिकुलर उसमें लाने का प्रयास कर रहे थे, और भूगोल को एक नियमबद्ध या व्यवस्थित विज्ञान जो है उसको बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो आगे जब हमने पुनर्जागरण काल देखा था तो उसमें हमने बर्नहार्ड वरेनियस को देखा था, बर्नहार्ड वरेनियस और कांट को देखा था हमने। तो उसमें हमने बहुत अच्छे से अध्ययन किया था दोनों की ही विचारधारा का। कांट जो थे वो बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे कांट, और बर्नहार्ड वरेनियस है उनका इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है भूगोल के
जो भूगोल में द्वैतवाद है या डिकोटोमी है उसको स्थापित करने में। तो बर्नहार्ड और कांट का जो काल है उसको चिरसम्मत काल कहा जाता है भूगोल का। तो पुनर्जागरण काल के ये महान जो थिंकर थे उनमें हमने इनको पढ़ा था। इसके साथ ही पीटर एपियन, क्लूवर या क्लूवेरियस, इनको भी पढ़ा था। तो आप फिर से एक बार उसको वहाँ जाके अध्ययन कर सकते हो, इनकी जो बुक्स हैं उनको देख सकते हो। तो हम देखते हैं कि भूगोल में द्वैतवाद है या जो द्विभागीकरण है वो किन किन धाराओं में देखने को मिलता है, तो उसका अध्ययन करते हैं। इस टॉपिक में बेसिकली हमें किस चीज़ का अध्ययन करना है वो हम देखते हैं। तो भूगोल में द्वैतवाद को प्रदर्शित करने वाली जो विचारधाराएँ हैं वो है मुख्यतः 4 धाराएँ हैं। तो इसमें है सामान्य बनाम प्रादेशिक भूगोल, भौतिक बनाम मानव भूगोल। सामान्य बनाम प्रादेशिक है, इसमें क्या हो जाएगा, जनरल ज्योग्राफी है, जनरल वर्सेज रीजनल ज्योग्राफी है, ये आ जाएगी इसमें। और जो भौतिक बनाम मानव है उसमें फिजिकल ज्योग्राफी, और जो मानव भूगोल है वो आ जाएगी ह्यूमन ज्योग्राफी आ जाएगी। और ऐतिहासिक बनाम समकालीन है, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी वर्सेज जो समकालीन भूगोल है ये आ जाएगी। और फॉर्मल साइट्स वर्सेस फंक्शनल साइट्स, ये जो है ये भी एक नवीन प्रवृत्ति है भूगोल में। तो इनका इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि जो डिक्टोमी है वो किन किन जो सब्जेक्ट है भूगोल के किन भागों में डिक्टोमी है वो स्थापित की गई, या ये जो द्वैतवाद की जो विचारधारा है वो किन किन के मध्य देखने को मिलती है। तो यहाँ ये चारों डिक्टोमी लिखी हुई है, इनका डिटेल में स्टडी करेंगे हम। तो पहले हम देखेंगे कि जो वैज्ञानिक जो थिंकर्स अपन ने पढ़े वो किस विचारधारा से पक्षधर हैं, और उन्होंने जो वर्क किया उनके वर्क में किस, जो अपन जो द्वैतवाद पढ़ रहे हैं उनमें से किस विचारधारा से संबंधित है, किसकी छवि है वो हमें दिखाई देती है। तो सामान्य वर्सेस प्रादेशिक भूगोल है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बर्नहार्ड वरेनियस को। बर्नहार्ड वरेनियस जो है इन्होंने सामान्य जो भूगोल है उसको बताया कि पूरे विश्व को एक इकाई मान लें हम, और फिर उस पर जो सिद्धांत है, संकल्पना है, उनको लागू करें। तो वो क्या हो जाएगा, सामान्य भूगोल, विश्व को एक इकाई मानकर। जैसे कि एक एग्जांपल से समझना चाहें कि डेविस का जो अपरदन चक्र है, या फिर डेविस का जो शुष्क अपरदन चक्र है, डेविस की जो सामान्य अपरदन चक्र है नदी को लेकर जो इन्होंने दिया था, और शुष्क अपरदन चक्र जो 1905 में दिया था, उसको अगर हम देखें तो वो पूरे विश्व में लागू होगा। किस प्रकार से स्थलाकृतियाँ बनेगी, किस प्रकार से उनका अपरदन अपक्ष होगा, और वो अंत में संप्राय मैदान के रूप में बदल जाएंगे। तो अगर इसका हम अध्ययन करना चाहिए तो किसी भी एक पर्वत श्रेणी है उसका हम, जैसे हम देखते हैं कि हिमालय पर्वत है, उसमें जब उसका उत्थान हुआ तो उसमें जो नदियां हैं वो किस प्रकार से कटाव करेगी, फिर वो जो स्थलाकृति है हिमालय है वो युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था और फिर वृद्धावस्था में जाएगा। तो ये जो चक्र है वो हिमालय, रॉकीज, एंडीज, अटाकामा डेजर्ट सब में लागू होगा। कोई भी स्थलाकृति ले लेंगे तो उसमें ये जो नियम है वो लागू होगा। तो इसको हम बोलेंगे सामान्य भूगोल। तो सामान्य वर्सेज जो प्रादेशिक भूगोल है, जनरल वर्सेज प्रादेशिक रीजनल या स्पेसिफिक जो विज्ञान है, भूगोल है, वो बर्नहार्ड वरेनियस ने ये द्विभागीकरण है ये किया था। पुनर्जागरण काल के महत्वपूर्ण विचारक हैं बर्नहार्ड वरेनियस और इमैनुअल कांट। तो फिर से इसको देख सकते हो आप। इमैनुअल कांट है वो दार्शनिक था और आर्म चेयर ज्योग्राफर था, एम्पेरिकल ज्योग्राफर था। तो इसको आप देख लेना फिर से अगर डिटेल में देखना चाहो तो। और इनका जो नेचर था वो क्या होगा, डिडक्टिव इन नेचर। डिडक्टिव इन नेचर का मतलब क्या होता है कि पहले कोई नियम बनाएंगे और फिर उस नियम से हम उदाहरण पर जाएंगे। तो डिडक्टिव इन नेचर का मतलब क्या होता है, विशेष से सामान्य से विशेष की ओर। निगमनात्मक में होता है सामान्य से विशेष की ओर, और आगमनात्मक में होता है विशेष से सामान्य की ओर। तो उसमें हम क्या जाते हैं, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। तो जो डेविस का जो नियम है और जो सामान्य जो भूगोल है वो किस प्रकार का है नेचर में, डिडक्टिव इन नेचर है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन। अब प्रादेशिक भूगोल के बारे में देखते हैं। प्रादेशिक भूगोल में क्या होगा कि प्रदेश एवं देशों आदि का विवरण, और इसमें क्या होगा कि जो प्रदेश है उसकी जो विशिष्टताएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। और इसमें क्या होगा कि सामान्य जो नियम है वो हमें दुर्लभ मिलेंगे। उसमें जैसे किसी भी एक प्रदेश होगा उसकी यूनिकनेस होगी, तो उसमें सामान्यकरण नहीं किया जा सकेगा उसका, उसकी विशेषताओं के आधार पर उसकी क्या यूनिकनेस है उसको लेकर अध्ययन किया जाएगा। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि विषुवत रेखीय गांगो प्रदेश है उनका अध्ययन करेंगे। तो उसमें क्या देखेंगे हम कि उसमें किस प्रकार की जनजाति पाई जाती है, उसमें जो वन प्रणाली है वो किस प्रकार से पाई जाती है, और कितने प्रकार के जो वृक्ष हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, कैसी उनकी दिनचर्या होती है,
और ये सब अध्ययन करेंगे। तो उसकी केवल एक पर्टिकुलर जो प्रदेश है उसका अध्ययन करेंगे, उसकी यूनिकनेस को लेकर उसमें क्या क्या अलग चीज़ें हैं जो उसे अन्य क्षेत्रों से अलग करती है उसका हम अध्ययन करेंगे। उसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो इस प्रकार से हम उसका अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से उष्णकटिबंधीय वनों का अध्ययन करेंगे, तो उसकी वनस्पति जीव जंतुओं का अध्ययन करेंगे, उसकी बायोडाइवर्सिटी का अध्ययन करेंगे। तो क्या मतलब हुआ, सीधी सी बात है कि उसकी यूनिकनेस को लेकर अध्ययन करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर उसका अध्ययन करेंगे। प्रादेशिक भूगोल में प्रदेश का भूगोल करेंगे, प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन करेंगे। तो इसकी नेचर क्या है, इंडक्टिव इन नेचर। ये बिल्कुल जस्ट उससे अपोजिट हो जाएगा। जो सामान्य भूगोल है वो डिडक्टिव इन नेचर है, तो प्रादेशिक भूगोल जो है वो है इंडक्टिव इन नेचर। तो इसकी अप्रोच है वो पूछी जा सकती है। डिडक्टिव इंडक्टिव से जो स्टडी का जो मेथड होता है उसका पता चलता है। नेक्स्ट, हम्बोल्ट जो है उसकी क्या विचारधारा थी, उन्होंने किस जो टेक्निक है उसका उपयोग किया अपने अध्ययनों में, तो उसको हम देखते हैं। हम्बोल्ट है व्यवस्थित एवं प्रादेशिक भूगोलविद है, इन्होंने भूगोल को क्रमबद्ध अध्ययन करने की जो नींव डाली थी, और इनका योगदान है वो खगोल विज्ञान में है। और इन्होंने क्या कहा कि भूगोल जो है उसका जो संबंध है वो किसी क्षेत्र में घटित होने वाली जो क्रियाएं हैं उनका भूगोल से संबंध है, और इनकी अप्रोच इंडक्टिव नेचर की थी। तो इन्होंने भी प्रादेशिक भूगोल पर ही अध्ययन किया, क्योंकि इन्होंने क्या है, हमने जब देखा था हम्बोल्ट को, तो इन्होंने दक्षिण अमेरिका में इनका अध्ययन कार्य था, और कई सारी जो चिम्बेरे जो चोटी की चढ़ाई करी थी इन्होंने, और जो वेलेंसिया झील है उसके सिकुड़ने का कारण बताया था, और जो वेनेजुएला में जो नदी है उसके मुहाने तक गया था ये, और इनको नदी के बेसिन को पता किया था, उसको अमेजिन बेसिन है उससे रिलेटेड किया था। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया था कि प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन किया, और फिर जो प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन से जो डाटा और जो सूचनाएं प्राप्त हुई उनसे इन्होंने एक सामान्यीकरण प्रस्तुत करके उसे पूरे विश्व में लागू किया। तो इनका जो अध्ययन है वो दोनों ही अपने को देखने को मिल रहा है उसमें, कि इन्होंने प्रादेशिक अध्ययन किया फिर उसको सामान्यीकरण करके विश्व पर उन नियमों को लागू किया। तो इंडक्टिव अप्रोच थी इनकी। प्राकृतिक विज्ञानों का उद्देश्य विविधता में एकता की खोज है। ये हमने उस टाइम भी देखा था कि हम्बोल्ट और रिटर जो हैं वो दार्शनिक थे और आदर्शवादी विचारक थे। इन्होंने क्या पाया कि जितने भी प्रकृति है उसमें जैविक और अजैविक घटक हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, और जो प्राकृतिक घटक जो हमें अलग अलग देखने को मिल रहे हैं वो अलग न होकर वस्तुतः एक ही प्रकार से हैं, परस्पर अंतर संबंधित है, परस्पर जुड़े हुए हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, हम्बोल्ट की जो मेथडोलॉजी थी, जो अध्ययन का जो तरीका था वो इससे स्पष्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विभिन्न भौगोलिक स्थानों की तुलनात्मक अध्ययन विधि, प्रादेशिक अध्ययन पर जोर दिया। ये हमने देख लिया था कि जो हम्बोल्ट है उनका मेन जो वर्क था वो दक्षिण अमेरिका पर इन्होंने अध्ययन कार्य किया था, और इन्होंने बहुत सारी जैसे क्लाइमेटोलॉजी है उसका अध्ययन किया था। क्लाइमेटोलॉजी जो है विज्ञान है उसका इन्होंने एक ब्रांच बताई थी, और आइसोबार्स का अध्ययन किया था, आइसोथर्म्स का इन्होंने सबसे पहले उपयोग किया था। आइसोथर्म जो शब्द है उनका, और जो परमाफ्रोस्ट जो बर्फ़ से जमी हुई साइबेरियन भूमि थी उसके लिए यूज किया था। तो किस प्रकार से ये इन सारी चीज़ों की खोज कर पाए, पर्टिकुलर किसी रीजन में गए फिर उस पर अध्ययन कार्य किया, और फिर उसके जो नियम थे प्रकृति के उनको जाना, वहाँ जाकर ऑन द स्पॉट स्टडी जो कि रिटर ने कहा था, तो किसी भी प्रदेश का वहाँ जाकर अध्ययन किया, फिर वहाँ पर जो भी नियम थे वो बनाए उस सिद्धांत के लिए, फिर उसको पूरे विश्व पर लागू किया। तो ये हम्बोल्ट के अध्ययन का मेथड था। नेक्स्ट रिटर को पढ़ेंगे अपन। रिटर की क्या विचारधारा थी और उनकी जो अप्रोच थी वो किस प्रकार की थी वो देखेंगे। तो रिटर प्रयोजनवादी था, टेलियोलॉजिस्ट था, और रिटर जो है उनका ऐसे मानना था कि जो भी वर्तमान में जो सृष्टि का अपन रूप देख पा रहे हैं, प्रकृति का जो भी पैटर्न हम देख पा रहे हैं वो सब ईश्वर प्रदत्त एक योजना है, और ब्रह्मांड जो है उसका नियोजन करता जो है, नियंत्रण करता है वो ईश्वर है। तो रिटर जो थे इन्होंने अपने प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक योजना में जो भी इनका अध्ययन कार्य था उसमें इन्होंने ईश्वर को साक्षी पाया। जबकि हम्बोल्ट जो थे वो क्या थे, एग्नोस्टिक जोग्राफर, अज्ञेयवादी जोग्राफर थे। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं पाया, अपने जो प्रयोजन थे, नियोजन जो इनका जो भी वर्क था उसमें इन्होंने नहीं पाया, ईश्वर को साक्षी नहीं पाया। ये रिटर की जो
विचारधारा थी वो थी ईश्वरवादी टेलियोलॉजिस्ट अप्रोच थी। और इसी प्रकार से इन्होंने क्या बताया कि जो जो महाद्वीप हैं, विश्व जो है कंप्लीट, उसकी जो हम आकृति देख पा रहे हैं वर्तमान में, वो सारी जो है वो किस प्रकार से हैं, पहले से ही और निर्धारित करी हुई है, और ये सारी ईश्वर की योजना का परिणाम है। तो इनका क्या मानना था कि जो महाद्वीपों की वर्तमान स्थिति है वो भी किसी न किसी योजना का परिणाम है, ईश्वर ने अपने हिसाब से बनाई है। तो ये भी इनका अध्ययन का तरीका था। नेक्स्ट देखते हैं, इन्होंने क्या कहा कि जो घटना है उसका हमें अलग अलग से अध्ययन न करके समग्र रूप में उसका अध्ययन करना चाहिए, और उसमें भी इन्होंने प्रादेशिक जो अध्ययन है उस पर बल दिया। नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक घटनाएं हैं, जो भी वर्तमान में घटित हो रही घटनाएं हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं, एक के बाद एक आपस में जुड़ी हुई हैं। तो घटनाओं की जो निरंतरताएं हैं वो बिल्कुल अलग अलग न होकर क्रमबद्ध घटित होती हैं, ऐसा इनका मानना था, परस्पर जुड़ी हुई है, एक दूसरे से रिलेटेड है। और इनका जो अध्ययन था वो क्या था कि स्थान जो है, किसी पर्टिकुलर स्थान है वो कोई इंटरेक्शन कर रहा है, दूसरा कोई स्थान है वो इंटरेक्शन करना है, तो इन दोनों के मध्य क्या समानता हो सकती है उसका अध्ययन करना, उनके मध्य में क्या संबंध है उनका अध्ययन करना। तो ये रिटर की रीति थी, मेथडोलॉजी थी। तो रिटर का क्या कहना था कि भूगोल जो है वो मात्र तथ्यों का विषय नहीं है, भूगोल है वो केवल कमरे में बैठकर पढ़ने का विषय नहीं है, ऑन द स्पॉट स्टडी करनी चाहिए, और पृथ्वी के नियमों के बारे में हमें पृथ्वी से पूछना चाहिए, ऐसा इनका मानना था कि अगर हमें किसी स्थान का अध्ययन करना है, उसके बारे में जानना है, तो हमें उसके नियमों के बारे में स्वयं वहाँ जाकर और अनुभव से उन जो घटनाओं को अनुभव करके फिर उसका अध्ययन करना चाहिए। तो ये भी एम्पेरिकल ज्योग्राफर थे। और पार्थिव एकता का सिद्धांत दिया था, ये हमने देख लिया था कि दोनों ही क्या थे, दार्शनिक थे और आदर्शवादी विचारक थे। हम्बोल्ट और रिटर तो दोनों ही पार्थिव एकता में, जो पृथ्वी है उसकी समग्रता में विश्वास रखते थे, दोनों ही भूगोलवेता। तो पृथ्वी की विशेषता जो है उसके अंग प्रत्यंग के अध्ययन में है, और अंग प्रत्यंग के अलग अलग अध्ययन के स्थान पर उसकी एकता के अध्ययन से जानी जाती है, और इनमें सामंजस्य है। वही जो बात है वो घूम फिर कर आ रही है कि जो जैविक और अजैविक घटक हैं उनकी समग्रता में अध्ययन करना, उनको एज ए होल हमें कंसिडर करना चाहिए। जैविक अजैविक घटक हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं हैं। तो इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, जैविक घटक में क्या आ गया, जो मनुष्य का जो पर्यावरण है, जीव जंतु है, वनस्पति है, वो आ गई। अजैविक घटक में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो ये जो जैविक घटक हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, ये भी अपना जो अस्तित्व है वो नहीं बचा पाएंगे। तो इनके कहने का मतलब क्या था कि जो परस्पर इनमें एकता है और एक दूसरे पर अंतर निर्भर है, अंतर संबंधित है। तो आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाए होंगे। पार्थिव एकता का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है, ये हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। और हम्बोल्ट और जो रिटर हैं उनकी क्या विचारधारा थी उसके बारे में हमने देखा। और ये भी बताया इन्होंने कि अगर हमें किसी प्रदेश का अध्ययन करना है और उनके मध्य जो जटिल अंतर संबंध है, जो जैविक और अजैविक घटक हैं उनके मध्य जो जटिल अंतर संबंध बना है, क्योंकि सारे घटक जब आपस में मिल जाएंगे तो उनको समझने के लिए हमें पर्टिकुलर एक एक का अध्ययन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस स्थान की जो भी पर्यावरण या पारिस्थितिकी हैं, जो अजैविक घटक हैं उनका अध्ययन करके और जैविक घटक का अध्ययन करके फिर उस अंतर को हम समझ सकते हैं। तो इनकी अप्रोच का हमें पता लग गया। नेक्स्ट रिटर की अप्रोच देखी हमने, हम्बोल्ट को देख लिया, और अब देखेंगे रेटजेल। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हमने जो भी थिंकर्स पढ़े, पहले जो हम पढ़ चुके हैं, उनकी ही विचारधारा को फर्दर और क्लासीफाई कर रहे हैं कि इनके जो क्या नियम थे, किस प्रकार से इन्होंने अध्ययन कार्य किया अपना। तो रेटजेल जो है वो निगमनात्मक प्रवृत्ति के थे और नीतिवादी विचारक थे, ये हमने देखा था। डार्विन से प्रभावित थे, सामाजिक डार्विनवाद जो है इनका सिद्धांत है। और इन्होंने बताया कि मनुष्य जो है उसको अपने जो वातावरण है उसमें रहने के लिए अनुकूलन करना पड़ता है। तो इनका एक ये जो प्रभावित थे वो थे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो रूल है हर्बर्ट स्पेंसर का, उससे
ये प्रभावित है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो बिल्कुल अनुकूल है, अनुकूलतम है, जो सबसे श्रेष्ठ है वही सर्वाइव कर पाएगा। तो इसको इन्होंने जो राज्य है उस पर भी लागू किया। तो राज्य को भी एक जीव बताते हुए इन्होंने राज्य के विस्तारवाद की जो कल्पना है, संकल्पना है, उसको प्रस्तुत किया कि जो छोटे छोटे राज्य हैं उनको संघर्ष करना चाहिए, और अगर वो संघर्ष नहीं कर पाए तो उनको समाप्त हो जाना चाहिए, और जो बड़े राज्य हैं उनको अपने क्षेत्र का विस्तार करते हुए उनको अपने में समाहित कर लेना चाहिए। तो इनका ये विचारधारा थी। नेक्स्ट विडाल डी ला ब्लांस। विडाल डी ला ब्लांस जो है, इन्होंने रेड जेल की जो थ्योरी थी उसको नकार दिया था बिल्कुल, कि नहीं, जो प्रकृति है वो सर्वोच्च नहीं है, मनुष्य है वो अपने विचारों से और जो अपना वातावरण है उसमें परिवर्तन लाने में संभव है। तो ये मनुष्य जो है उसको एक परिवर्तनकर्ता, अभिकारक या एजेंट मानता था जो अपने वातावरण में बदलाव करने में सक्षम है। तो इन्होंने, विडाल डी ला ब्लांस ने अपने अध्ययन में किस पद्धति को अपनाया? पेज या पे जो है उसका कंसेप्ट अपनाया इन्होंने। पेज या पे की जो अवधारणा है वो विडाल डी ला ब्लांस की है। पेज एक फ्रांसीसी शब्द है और इसका मतलब होता है कि कोई एक बड़ा प्रदेश है उसको छोटे छोटे इकाइयों में बांटते हुए उसका अध्ययन करना। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही हम एक बड़ी इकाई को छोटे प्रदेश में लेंगे तो उसकी संस्कृति जो है, जनसंख्या है, वहाँ पर क्या किस प्रकार का कृषि प्रारूप है, किस प्रकार का प्राकृतिक स्वरूप है, उस सब का एक समग्रता में हम उसका अध्ययन कर पाएंगे, टोटलिटी में उसका अध्ययन कर पाएंगे। तो ये इनका मानना था। इन्होंने पेज की संकल्पना दी और जो कंपेज है उसकी संकल्पना दी थी डरबेंट विटलसी ने। तो दोनों शब्द एक जैसे से ही है, पेज और कंपेज में कंफ्यूज मत होना आप। आगे इनके विडाल डी ला ब्लांस के स्टेटमेंट देखते हैं। इन्होंने क्या कहा कि मानव जो है वो मानव पर प्रकृति के व्यवहार की व्याख्या बिना मानव के प्रकृति पर प्रभाव की व्याख्या किए बिना नहीं की जा सकती। कि अगर मानव का अध्ययन करना है तो प्रकृति के साथ वो कैसा व्यवहार है उसका वो देखना पड़ेगा, और अगर प्रकृति के बारे में जानना है तो हमें मानव का जो व्यवहार है वो देखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मानव को कोई अधिवास बनाना है, अपने लिए कोई स्ट्रक्चर है वो डेवलप करनी है, तो उसको देखना पड़ेगा कि वहाँ का धरातल कैसा है, जलवायु दशाएं कैसी है, तो उसको प्रकृति का अध्ययन करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर प्रकृति में कोई चेंज आ रहा है, जैसे कि आज हम देखें पर्यावरण प्रदूषण सामने आ रही है समस्या अपने, और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी समस्या सामने आ रही है। तो अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग का अध्ययन करना है तो पहले हम देखेंगे कि जो मनुष्य है उसके द्वारा जो CO2 का एमिशन है वो बढ़ता जा रहा है, तो ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं उनमें वृद्धि हो रही है। तो किन किन कारणों से वृद्धि हो रही है उनको रोकें हम। इंडस्ट्रियलाइजेशन है उस पर कुछ कंट्रोल करें, कुछ ऐसी राजनीतिक जो विचारधारा है या जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें हम ऐसा बदलाव लाएं, कुछ ऐसी नीति बनाएं ताकि इस पर हम कंट्रोल कर पाएँ। तो प्रकृति का अध्ययन करने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? मानव का जो व्यवहार है उसका अध्ययन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि मानव और जो प्रकृति है वो दोनों अंतर संबंधित हैं, और प्रदेश जो है वो स्थानीय विशेषताओं से पूर्ण है और उसका निजी व्यक्तित्व है। कि कोई भी प्रदेश है उसकी वहाँ की लोकल कुछ ना कुछ कैरेक्टराइजेशन होंगी, उसकी विशिष्टताएं होंगी, जैसे वहाँ की संस्कृति होगी, भाषा होगी, जनसंख्या की कुछ जो जनांकी की विशेषताएं होंगी, लिंगानुपात अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ का समाज कैसा होगा, नारी का उस समाज में क्या महत्व होगा उसका। तो जैसे कि इसको भी एक कल्चर से समझना चाहें तो जैसे कि टोडा जो जनजाति है, नीलगिरी जो पहाड़ियाँ वहाँ पाई जाती है, टोडा जनजाति, तो वहाँ की संस्कृति का अध्ययन करें तो उसकी जो विशेषता है वो बिल्कुल अलग होगी जो अन्य अगर हम कोई जनजाति का अध्ययन करें तो उससे बिल्कुल अलग होगी। तो इस प्रकार से अगर हमें किसी क्षेत्र का, किसी प्रदेश का अध्ययन करना है तो उसकी संपूर्णता में अध्ययन करना होगा और उसकी कुछ जो विशिष्टताएं हैं उसके आधार पर उसका अध्ययन करना होगा। तो इस प्रकार से जो पेज है वो बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली थी ब्लांस की। इससे पहले ऐसा कंसेप्ट किसी ने नहीं दिया था, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट इन्होंने एक क्या बताया था कि प्रादेशिक शोध को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने क्या बताया कि हमें ऐसे कुछ म्यूजियम बना देने चाहिए ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो समझ पाए कि जैसे हमने अब जो अपन देखते हैं कि कालीबंगा जो सभ्यता है उसमें
जो जो चीज़ें उत्खनन से हमें प्राप्त हुई उसको हमने एक म्यूजियम बनाया, उसमें प्रदर्शित किया कि ये मन के प्राप्त हुए, ये जो मृद भांड हैं ये प्राप्त हुए, ये शिलालेख हैं ये प्राप्त हुए, ये मूर्तियाँ प्राप्त हुई, तो उनको प्रदर्शनी में लगाया जाता है। तो इसका क्या मतलब होता है कि जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको पता चले कि हाँ, यहाँ पर भी हमसे हज़ारों साल पहले, कम से कम 4500 साल पहले भी यहाँ क्या होती थी, गेहूं की कृषि होती थी, यहाँ पर कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, यहाँ पर इतने उन्नत सभ्यता थी कि वो मृद भांड पे कलाकृतियाँ करना जानते थे, इतने अच्छे मकान बनाना जानते थे। तो इस प्रकार से ब्लांस ने क्या कहा कि अगर हमें प्रादेशिक शोध को बढ़ावा देना है तो हमें उसका एक म्यूजियम बनाकर लोगों को प्रेरित करना चाहिए, ताकि लोगों को अपने जो भी विकास का क्रम है उसको लोगों को जानकारी होती रहे। और जो ब्लांस है वो भी पार्थिव एकता का जो सिद्धांत है उसके पक्षधर थे, विडाल डी ला ब्लांस। तो ये हमने पढ़ा। और ब्लांस जो थे इन्होंने ही सबसे पहले संभववादी जो सिद्धांत है उसकी परिकल्पना की थी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि ब्लांस के बाद जितने भी जो अपने ज्योग्राफर पढ़े थे, इसमें फ्रांसीसी जो संप्रदाय पढ़ा था, फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट, उसमें जितने भी पढ़े थे, डिमांजिया, डिमार्टोनी, तो सब इसी के ब्लांस के शिष्य थे और सभी के सभी संभववादी थे। और अब इसमें अगर अपने इसको समझना चाहें, एक चार्ट के माध्यम से समझना चाहें, जो सामान्य भूगोल और प्रादेशिक भूगोल है, इसको अगर एक एग्जाम्पल के बारे में समझना चाहें, एग्जाम्पल से समझना चाहें तो कैसे समझेंगे अपने। ये आप एक डायग्राम शो हो रहा है स्क्रीन पर कि सामान्य और प्रादेशिक भूगोल है उसको विश्व के परिदृश्य में कैसे देखना चाहें, तो समझेंगे इसको एक एग्जाम्पल से कि हमने एक साइड लिए हैं, कुछ टॉपिक्स लिए हैं, जैसे लैंडफॉर्म ले लिया, स्थलाकृतियाँ, जलवायु, सॉइल, मिट्टियाँ, प्लांट्स, एनिमल्स, ये ले लिया हमने। तो ये सारे क्या है, अजैविक घटक, जैविक घटक ले लिए एक साइड हमने, और एक साइड हमने विश्व के कुछ भाग बना दिए, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ये हमने महाद्वीप ले लिए। तो अब हम अगर लैंडफॉर्म को हमने सेलेक्ट कर लिया और अब हमें पढ़ना है कि नॉर्थ अमेरिका में लैंडफॉर्म कैसे बनते हैं, जैसे कि हमने डेविस का अपर्दन चक्र है वो ले लिया, तो डेविस का अपर्दन चक्र है वो नॉर्थ अमेरिका में अप्लाई किया, साउथ अमेरिका में फिर अपने यहाँ पे रॉकीज एंडीज पर्वतों की अध्ययन किया, आल्पस पर्वत का अध्ययन किया, अफ्रीका में फिर ड्रेकन्सबर्ग पर्वत का अध्ययन किया, एशिया में फिर कुल्लुनसान, तियनसान, माउंटेन, हिमालय, इनका अध्ययन किया, ऑस्ट्रेलिया में फिर जो पठारी प्रदेश हैं, मरुस्थल हैं, उनका अध्ययन किया, और अंटार्कटिका में अध्ययन किया। तो एक पर्टिकुलर एक घटक को लेकर पूरे विश्व का अध्ययन कर लिया हमने, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सामान्य अध्ययन। एक नियम को लेकर पूरे विश्व का अध्ययन करना, तो ये हो जाएगा सामान्य अध्ययन, सामान्य भूगोल। और अब हम नॉर्थ अमेरिका को लें और नॉर्थ अमेरिका के लैंडफॉर्म का अध्ययन करें, क्लाइमेट, वहाँ की जलवायु कैसी है, सोइल कैसी है, प्लांट किस प्रकार, वनस्पति का जो वितरण है वो किस प्रकार से है, जीव जंतु किस प्रकार के पाए जाते हैं, वहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ, बिजनेस का प्रकार क्या है, वहाँ की सामाजिक विशेषताएं क्या है, किस प्रकार के संप्रदाय पाए जाते हैं, और अर्बन जो कल्चर है वो कैसा है, वहाँ पर जो अधिवासी हैं उनका वितरण किस प्रकार से है, वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है। तो अगर हम एक पर्टिकुलर महाद्वीप ले लिया और उसका अलग अलग घटकों में उसका अध्ययन किया, तो ये क्या हो जाएगा अपना प्रादेशिक भूगोल। और अगर एक नियम को लेकर पूरे विश्व का अध्ययन किया तो वो हो जाएगा सामान्य भूगोल। बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आपको एग्जांपल दे दिया जाए कि कोपेन का क्लाइमेट कोड लगाना है विश्व में, तो ये क्या हो जाएगा, जनरल भूगोल। और अगर हमें किसी जैसे दक्षिण अमेरिका के जो जीव जंतु हैं, अमेजन बेसिन के जो जीव जंतु हैं उनका अध्ययन करना है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रादेशिक भूगोल। तो इस सारणी से आप समझ पाए होंगे कि कैसे हम, अगर हमें कोई एक एग्जांपल देना हो कि सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल में कैसे अंतर करोगे आप, तो इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल से समझा सकते हैं। तो हमारा मकसद यही है कि हम किसी भी टॉपिक है उसको अच्छे से समझ पाएँ, ताकि हम उसको लर्न कर पाएँ अच्छे से। यही बताया गया है इसमें भी, वो जो कंसेप्ट हमने देखा था टेबल वाला, वही इसमें रिपीट किया गया है। सामान्य भूगोल इस प्रकार से अध्ययन करेंगे तो ये प्रादेशिक भूगोल हो जाएगा, और विश्व को एक इकाई मानकर इस प्रकार से अध्ययन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सामान्य भूगोल। तो इसको आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, अच्छा एग्जाम्पल है। तो समझ लिया आपने इसको। नेक्स्ट हम इसी से रिलेटेड कुछ अदर जो अपनी परिभाषाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे, प्रादेशिक भूगोल और सामान्य भूगोल से रिलेटेड
तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि इनसे जो भी अपन ने पहले थिंकर्स पढ़ लिए थे उनके क्या क्या विचार हैं, हमबोल्ट, रिटर, रेटजेल जो हैं उन्होंने क्या कहा, तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम और जो थिंकर्स हैं उनके क्या क्या विचारधाराएँ हैं उनको पढ़ेंगे, और भूगोल में जो द्वैतवाद है इसी कंसेप्ट को आगे कंटिन्यू करते हुए भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल जो है उसको अध्ययन करेंगे। तो भूगोल में द्वैतवाद है वो किस प्रकार से विकसित हुआ उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक। कोई भी डाउट क्वेरीज हैं आपकी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और एग्ज़ाम जो है अपना बहुत पास आ गया है, आप इसकी अच्छे से तैयारी करें, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए।